जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो नेशनल न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेट करती है और आपको पता है जो भी न्यूज़ एनवायरनमेंट से रिलेट करती है वो हमारे एग्जाम वाइज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए फटाफट देखते हैं इस न्यूज़ को कि न्यूज़ है कि व्हाट इज हैपनिंग टू आर्कटिक सी आइस। यानी कि आप जानते हैं जो आर्कटिक वाला एरिया है वो पोलर एरिया है, हमारा ध्रुव वाला क्षेत्र है। तो वहां पर आप जानते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स होते हैं वो हमें देखते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है कि जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो कुछ भी बनाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजन होता है, राइट। कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो देखिए होता क्या है, सिंपल सी बात है। जब दिन है तो रात है, राइट। जब गर्मी है तो ठंड है, राइट। तो इसीलिए जो प्रकृति होती है अपने आप में संतुलन बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाती है। अगर जो मानव है वो अपनी कुछ परीक्षण द्वारा कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे ये जो संतुलन है वो बिगड़ता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। वो आप देख ही रहे हैं। हमें क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक एक सीजन हुआ करते थे हमारे एक समय पे, यानी कि समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम, इस तरह के जो सीजन्स हैं, जो उनका एक टाइम स्लॉट होता था, अब वो शिफ्ट हो गया है, राइट। यानी कि अप्रैल मई के महीने में जो गर्मी मानी जाती थी उत्तरी गोलार्ध में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, खासकर अभी इंडिया को लेता हूं, तो वहां पर आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी बरसात हो रही है, रेनफॉल हो रहा है अननेसेसरी, राइट, जो नहीं होना था। तो ये रीजन यही है। तो आइए देखिए ये क्या है न्यूज में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि व्हाट इज हैपनिंग द आर्कटिक सी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या समझना है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने कहा है कि देखिए जो ये आइस होती है, जो सी आइज होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये जो सी आइज होती है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अगर एक तुलना की जाए, इसी आर्टिकल में तुलना करी है कि बिटवीन ये आइस और बिटवीन वाटर, तो उसमें जो ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है रिफ्लेक्शन का, वो ज़्यादा वो आइस का होता है अगर तुलना की जाए पानी से। तो इसीलिए जो सनरेज होती हैं, जो अननेसेसरी होती हैं, जो डेंजरस होती हैं फॉर द इन्वायरमेंट, या जो कहीं ना कहीं तापमान को ज़्यादा बढ़ा सकती है जितनी ज़रूरत नहीं है, तो उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, पानी की तुलना से ज़्यादा करती है। कौन सी? आइस वाली। तो परंतु अब आइस तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन भी कम होगा, और रिफ्लेक्शन कम होगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो ये जो आइस बर्ग्स हैं ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेल्ट होंगे, तो संतुलन और बिगड़ेगा, राइट। तो यहीं पर ये बात बता रखी है। आगे देखते हैं व्हाट डज द न्यू स्टडी सेज। तो यहां पर देखेंगे आप, आईपीसीसी की बात है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। तो इसमें ये कह रहे हैं, एक बड़ी अच्छी टिप्पणी दे रहे हैं कि सी आइस फ्री समर हो जाएंगे 2050 तक। अब इमेजिन करिए 2050 तक ये कह रहे हैं कि जो आपको समर मिलेंगे वो सी आइस फ्री, यानी कि जो आपको दिख रहा है आर्कटिक में, जहां पर जो सी है वहां पर आइस है, अब कहीं भी नहीं दिखेगा। ऐसी सी जहां पर आइस है 2050 तक जो समर्स है वहां पर कहीं भी नहीं दिखेगा। तो ये एक तरह की टिप्पणी है, एक तरह का कमेंट है जो अच्छा नहीं है, राइट। 2050 तक ये स्थिति हो जाएगी जिस हिसाब से ये मेल्ट हुए जा रहे हैं। देखिए इन आइसबर्ग के मेल्ट होने से और क्या दिक्कत होगी, एक तो रिफ्लेक्शन की दिक्कत है, और एक ये दिक्कत होगी कि जो हमारे आइलैंड्स होते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है, या मलेशिया के जो आइलैंड्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका ना जो पानी है ये बढ़ेगा और ये डूब सकते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी वजह से और क्या होगा। देखिए ये मैं ऑलरेडी, एक मेरा लेक्चर है, ये देखिए मैंने फोटो डाली हुई है, जो मैंने आपको पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जिसमें मैंने आपको ट्रेड विंड्स पढ़ाए थे, वहां पर ये ऑलरेडी ये लेक्चर है, ये आप देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड, इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, राइट। इसमें पूरा डेटा आपको मिल जाएगा कि जो जेट स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, और जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो क्यों बनती है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं कि जो ये वाला एरिया है जो पोलर जेट स्ट्रीम है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जेट स्ट्रीम जो बनती है वो जो वैक्यूम बनता है, वैक्यूम मतलब स्पेस, जहां पर आपको पता है जो गर्म हवा होती है, जो ये वाले अक्षांश, जो नीचे वाला अक्षांश है, यानी कि जो 30 डिग्री के आसपास से आती है, और ये वाले जो अक्षांश है जो 90 डिग्री पे होता है, यहाँ से जो हवाएं आती हैं उनका जो तापमान होता है वो अलग होता है। एक बहुत ठंडी होती है जो पोल से आ रही है, और जो नीचे से आ रही है वो थोड़ा गर्म होती है। तो हवाएं जो होती हैं अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर की होती हैं तो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसलिए वो थोड़ा दूरी बना लेती हैं, तो बीच में वैक्यूम बनता है। पर बीच में वैक्यूम बनना कितना डेंजरस हो जाएगा आप सोचिए। वहां पर तो आदमी रह ही नहीं पाएगा, यानी कि ऑक्सीजन भी तो एक हवा है, तो ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो गलत नहीं हुआ है। तो कुदरत ने क्या कर रखा है, इस वैक्यूम में भी हवा आ जाती है, एक स्ट्रीम्स आ जाती है जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो इसलिए आप देख रहे होंगे ये वैक्यूम बीच में यहाँ पर बनती है जेट स्ट्रीम, और पोलर नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये पोलर की तरफ ज्यादा है। अब सोचिए ये जेट स्ट्रीम क्यों क्यों बह रही है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए पोलर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है और नीचे से आ रही इसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, तो यहाँ पर वैक्यूम बनता है। अब सोचिए पोलर से हवा पहले के मुकाबले अब गर्म आ रही है,
तो गर्म हवा और गर्म हवा क्या करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और जब मिक्सअप हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको पता है कि वैक्यूम बनेगा ही नहीं, और वैक्यूम नहीं बनेगा तो पोलर जेट स्ट्रीम बनेगी ही नहीं, और पोलर जेट स्ट्रीम नहीं बनेगी तो आपको पता है ये जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं मानसून में काम करती है, बहुत सारे जो देश हैं वहां पर जो हवाएं होती हैं उसको संतुलित करती है, तो ये भी नहीं बनेगी, इमेजिन करिए। तो ये एक डेंजरस हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि कहीं ना कहीं एग्जाम वाइज आपसे पूछ सकते हैं, तो कुछ पॉइंट मैंने बताए आपको, ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो यहीं से मुझे उम्मीद है ये जो छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं साइन आउट करता हूँ। जय हिंद।